ठीक बेटा। तो ये देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो हो बिल्ट द गोलकुंडा फोर्ट, पल्लव डायनेस्टी, चोला, चालुक और काकतीय। तो ये देख रहे हैं बेटा, ये काकतीय राजवंश ने बनवाया था। अब काकतीय राजवंश का कार्यकाल है बेटा 1163 से लेकर 1323 से 1326 तक इनका शासनकाल चलता है। तो काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किला बनवाया थे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, अगला सवाल है 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये सवाल है, इसको समझो आप। द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर मास बराबर होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व। घनत्व बटा आयतन, घनत्व बटा आयतन। तो क्या दिया है, 15 ग्राम घनत्व, 3 मिलीलीटर है। तो इसका मतलब क्या है, हमको m निकालना है। और घनत्व कितना दिया है, 15 दिया है। आयतन कितना दिया है, 3 दिया है। तो अगर हम आयतन निकालेंगे, हाँ, 15 ग्राम घनत्व और 3 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ये नहीं होगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, फार्मूला ये वाला लगेगा। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। नहीं, वो फार्मूला ऐसे नहीं होता बेटा। द्रव्यमान बराबर जो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। घनत्व कितना है, 15 है। और ये किस में दिया है, मिलीलीटर में होता है। और ये किस में है, ग्राम पर मिलीलीटर है। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर क्या होगा, कट जाएगा। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ग्राम बचेगा तो हम ग्राम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चले। यस यस यस, बिल्कुल। यू नो, आई नो, यू विल नो। ओके, चलो अब बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि समझ लेते हैं एक बार। अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी राशियां जो है जिसमें दिशा भी हो, द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान का बोलें तो इसमें परिमाण भी होता है। परिमाण और दिशा नहीं, केवल परिमाण होता है। परिमाण, केवल परिमाण लिखेंगे, केवल परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो उसे अदिश राशि बोलते हैं। और ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, अभी लिखा देते हैं ऑप्शन। सदिश राशि में क्या है, सदिश राशि में क्या है कि जिसमें परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होता है। इसका मतलब इसमें दोनों होता है, दोनों होता है, तो उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। अब ऑप्शन में देख लो एक बार, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, उसी एग्जाम्पल में मिल जाएगा आपको। ठीक है। कौन सी सदिश राशि है, कौन से अदिश राशि है। अब अदिश राशि हमसे पूछा है, ये नोट कर लो आप एक बार। हाँ, तो अदिश राशि कौन है जिसमें केवल परिमाण होता है। सदिश राशि कौन है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब आपको भी बताते हैं आगे कि किसको क्या कहते हैं, तो इससे क्या होगा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा के कुछ लिख देता हूँ। कैसे पता चलता है दिशा का, जैसे जैसे हमसे बोला जाए कि वेग, वेग कोई गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरब की ओर जा रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और जो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है वो उसकी दिशा है।
तो उसको वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी एक क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, सदिश राशि है। बल, फोर्स, बल क्या है, फोर्स, ये भी क्या है, सदिश राशि है। एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ये भी क्या है, सदिश राशि है। ये भी क्या है, सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ, नीचे की तरफ लगता है। तो नीचे बोला जाए, ऊपर बोला जाए, दाएं बोला जाए, बाएं बोला जाए, पूरब बोला जाए, पश्चिम बोला जाए, वो सब दिशा में ही आता है। तो गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है। संवेग में क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये भी है आपका। भार में डब्लू, भार बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है। तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण लग गया। तो अब लिखते हैं अदिश राशि। एक दो लिख लो आप, अदिश राशि। अदिश राशि कौन है, तो एक है बेटा आपका द्रव्यमान, मास, चाल, चाल जो है क्या है, जिसे स्पीड कहते हैं, ये एक अदिश राशि है। इसमें जो है आपका दिशा नहीं होता है, सिर्फ मात्रा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मास या द्रव्यमान, वेट नहीं होगा। बाकी सब क्या है, सदिश राशि। इतना लिख लोगे तो इसी में से क्या होगा, ऑप्शन में से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, चलो अगले सवाल करता है, वह वस्तु जिससे होकर कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकता है। भाई अगर मैंने टॉर्च दिखाया, अगर कोई लाइट उधर नहीं जा रही है तो उसे अपारदर्शी बोलते हैं। टॉर्च दिखाने पर अगर टॉर्च उधर चली गई, लाइट चली गई, तो पारदर्शी है। ठीक है। अब अगर हमने दिखाया केवल कुछ कुछ मात्रा में अगर प्रकाश उधर जा रहा है तो उसे पारभासी बोलते हैं। उत्तल यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा, उत्तल तो कोई तर्क नहीं है यहाँ पर। तो क्या करा, कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता है, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ओपेक। ठीक, चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सारे लोग। चलो, हाँ क्या हुआ, हाँ पढ़ो। देखो, जितना भार हमारा जो है धरती पर होता है, वहां पर चांद पर जाकर के भार क्या हो जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। जिस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है, उसका पृथ्वी की सतह पर भार कितना होगा। तो भार बराबर क्या होता है, W बराबर M इंटू जी होता है। भार बराबर क्या होता है, M इंटू जी होता है। तो जितना भार चंद्रमा पर होता है उसका 10 बता देते हैं आपको। अगर यहाँ पर वहाँ पर 10 किलोग्राम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। 6 किलोग्राम क्या होगा, मतलब 10 गुणे 6, 6 गुना क्या होता है, 60 किलोग्राम हो जाएगा। इसी का उल्टा बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति है जिसका भार 60 किलोग्राम पृथ्वी पर है, धरती पर उसका वजन 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, 10 किलो हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ जंप लगाने में भी मज़ा आता है। जो लोग कभी जाते हैं वहाँ, लोग जंप करते रहते हैं। देखा होगा, चांद धरती पर रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण का जो मतलब है वो 6 गुना कम है। मतलब हर वस्तु जो है 6 गुना कम से वो खींचता है उसकी सतह, और हमारी धरती 6 गुना ज़्यादा से खींचता है। इसलिए हम धरती पर ही रहते हैं, उड़ नहीं पाते कभी। उड़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, लंबी कूद के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। ये बात हमें देखना है, ठीक है। तो धरती पर और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान 6 गुना होता है। 6 गुना वहाँ क्या होता है, कम होता है। 6 गुना यहाँ क्या होता है, ज़्यादा होता है। आया समझ। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी विलेय के विघटन की दर निर्भर करते हैं। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट डिपेंड्स ऑन वेट, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वजन, दबाव, तापमान, सतह क्षेत्र। देखो, विघटन का मतलब होता है, विलेय मतलब वो होता है। देखो एक बात आप बता दें, ये बिलियन है हमारा, क्या है, बिलियन। बिलियन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है
और दूसरा विलायक होता है, विलायक। तो विलेय को क्या बोलते हैं? सल्यूट बोलते हैं। विलायक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक। और विलेयन को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हमने चीनी ले लिया, चीनी ले लिया। चीनी को कहाँ डालेंगे? पानी में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? पानी में। तो पानी, चीनी क्या है यहाँ? विलेय है। क्या है बेटा? विलेय है। और पानी क्या है? विलायक है। जो किसी चीज को अपने अंदर घोल लेता है वो विलायक होता है, जो किसी चीज में घुल जाता है उसे विलेय बोलते हैं। यहाँ देखो चीनी दिखा रखा है और यहाँ पानी है, तो आप क्या ऐसा करोगे कि वो चीनी जल्दी घुल जाए? बताओ, क्या उसका एरिया बढ़ा दोगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी, या उस पर प्रेशर बढ़ा दोगे, या उसका वजन बढ़ा दोगे? क्या चीज करने पर, किस पर? टेम्परेचर पर। आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें चीनी डाल दो और फिर आप चम्मच से हिलाओगे। चम्मच से हिलाने पे क्या होता है? पानी के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो टकराते हैं, चीनी भी टकराती है, उसमें गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होने की वजह से चीनी क्या होती है? जल्दी घुल जाती है। ऐसे अगर चीनी रख देंगे सिंपल तो घुलने में बहुत समय लग जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा, देर में घुलेगा। एक तो ये कर लो कि आप उसको हिलाना शुरू करो, हिलाने से पूरे गिलास का तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या एक काम ऐसे कर लो कि उस गिलास को, चीनी को गिलास में डालो, उसको गैस पर रख दो, गर्म करना शुरू कर दो, फिर उसको पूरे बुलियन को हिलाना शुरू कर दो। बहुत जल्दी घुल जाएगा, वो बहुत जल्दी घुल जाएगा। आप करके देखना, चाहे नमक ले लो, चाहे आप चीनी ले लो, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है बेटा? तापमान पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे, सर्दी में घुलने की दर क्या होती है? कम हो जाती है। आप देखो, चीनी को ले लो और सर्दी में रख दो, आप हो सकता है 10-20 मिनट तक ना घुले सर्दी में, लेकिन जो हिलाना शुरू कर दोगे, गर्म दूध में चीनी डाल दोगे, जल्दी घुल जाएगा। ठंडे चीनी में दूध में चीनी डालोगे, नहीं घुलेगा। ठंडे पानी में चीनी को डाल दोगे, घुलने में समय लगेगा। गर्म पानी में चीनी डाल दोगे, जल्दी घुल जाएगा। तो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। ये बात आपको, हमें सबको पता चल गया। तो जो चीज़ किसी चीज़ में घुल जाती है उसे विलेय कहते हैं, जो किसी चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसकी मात्रा कम होती है। जैसे एक गिलास पानी है, तो उसमें 100 ग्राम चीनी, तो चीनी कम है, पानी ज़्यादा है। आया नहीं समझ? चलो, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब एक सुषमा चाहती है कि उनके छात्र पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बने। पेड़ों को मारना नहीं है, पेड़ों को काटना नहीं है। हाँ, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? क्या ऐसा करो कि बच्चों में पेड़ के प्रति संवेदनशीलता आ जाए। मतलब अगर पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसको दर्द का एहसास हो, कि जैसे हम अपने छोटे भाई या बड़े भाई को मार रहे हैं, उसको पीड़ा दे रहे हैं, तो उसको एहसास कैसे हो, बच्चे को कैसे समझाएंगे? कल आप पोस्टर बनाना, क्या पोस्टर बनाने से बच्चों में फीलिंग आएगी? नहीं आएगा। पोस्टर बना लेगा, फेंक देगा। ग्रुप डिस्कशन से भी नहीं आएगा। कंडक्टिंग डिबेट इन क्लासरूम से भी नहीं आएगा। डिबेट से थोड़ी आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों को एक पौधा गोद लेने और उसका पालन पोषण करने में मदद करना। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, किसी को रोज पानी दे रहा है, किसी पेड़ को पानी दे रहा है, उसके मतलब आसपास जो कीड़े हैं उसको बाहर कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, खाद वगैरह दे रहा है, उसकी पत्तियां सूख रही हैं तो उसको निकाल के बाहर कर दे रहा है, तो उसके अंदर उस पेड़ के प्रति एक लगाव पैदा हो जाएगा, फीलिंग आने लगेगी। अगर किसी दिन पेड़ मुरझा जाएगा तो उसको वही अनुभूति होगी जैसे उसके माता पिता की तबीयत खराब हो गई, ये वाली भावना का उसका एहसास होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं, अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जबकि वो जानवर है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना आपका घर का सदस्य है, लेकिन कुत्ते बिल्ली पालने पर, जानवर के पालने पर वो एहसास उसको होने लगा। अगर मान लो उसकी डेथ हो गई किसी बीमारी के कारण,
तो लोग 2-2 4-4 दिन खाना नहीं खाते, उसे लगता हमारे घर का कोई महत्वपूर्ण सदस्य चला गया। तो उसे बच्चों को ये सिखाना है, पौधों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पौधा को गोद लेने के लिए कहेंगे बच्चे को, ये सबसे क्या है बेहतर तरीका है। बोलो समझ आया? चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण करने को कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। मतलब कुछ बच्चे हैं, बीमारी हुई और बीमारी को कह रहा है उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है, कि मतलब सर्वेक्षण की बात नहीं की गई कि सर्वे करिए जाके कोई बीमारी किसके कारण हुई है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? चलो, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ठीक, इससे ने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ठीक, और इससे बच्चों को सीखने और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद मिली। बच्चों से जाके पूछा, इसने बच्चों को डाटा मतलब लेखा जोखा कि कितने बच्चे बीमार हुए, कितने लोग बीमार हुए, कैसे बीमार हुए, ये डाटा को समझने और एक साथ काम करने में सक्षम। जहां डाटा आ जाएगा इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। तो ये वाली विधि नहीं अपनाएंगे। सी नहीं होगा, डी होगा। डाटा देखो ना, हाँ लिखा, क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, डाटा नहीं लेना है किसी बच्चे का। बेटा किसी समुदाय का सर्वेक्षण करने में डाटा नहीं, डाटा को थोड़ी पढ़ पाएगा वो। नहीं, ये सारा तो आ जाता है, आपको मिल जाता है। नहीं, सारे लोगों को मिल जाता है। अभी देखिए टेलीग्राम में जाइए आप, सारा क्वेश्चन और सारी पीडीएफ आ जाती है आराम से। ये देखो ये क्या कह रहा है हमसे? आपातकालीन स्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों से उनके अनुभव पूछे जब उन्हें किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, जैसे आग लग गई या भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई कहीं पर, ये आपातकालीन स्थिति होती है। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े अपने अनुभव सुनाए। वो बताएगा कि हमें एक दिन करंट लग गया था, मोबाइल चार्ज कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी सब घर में कर रहे थे, हमें करंट लगा, अनुभव बताएगा। बाढ़ बताएगा कि हम अपने गांव गए तो वहाँ पानी अचानक आ गया, हम बाढ़ में फंस गए। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए एलपीजी और बिजली बिल का भी उपयोग किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो पहला क्रम मानवतावादी दृष्टिकोण। यहाँ मानवता की बात थोड़ी, कोई दया की बात नहीं कर रहा है कि यह किसी को हो गया और आपको कैसा लगा, तो मानवतावादी नहीं होगा। और फिर क्या होगा? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कॉग्निटिव अप्रोच नहीं। अनुभवात्मक शिक्षण दृष्टिकोण, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? पूछताछ दृष्टिकोण। मतलब वो पूछेगा ना कि आग कैसे लगी, बाढ़ कैसे आई, वो चीज़ें क्या है उस बच्चे को वहाँ पर बताना पड़ेगा। तो इंक्वायरी अप्रोच आपको बच्चे को बताना पड़ेगा। ये सवाल काफ़ी बड़ा है, देखो पढ़ते पढ़ते तो 4-5 मिनट निकल जाएंगे, है ना। अब फिर लास्ट में जो है वह खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहानी हो जाएगी। चलो आगे क्या कह रहा है? कम्युनिटी इज इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स। जो हमारा समुदाय है वो सीखने के लिए क्यों अच्छा है? कोई भी व्यक्ति समुदाय में उपलब्ध सभी ज्ञान को बिना किसी आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ये बात तो भाई समझना पड़ेगा। ये सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय होता है। ये नहीं होगा कि उनके पास समय होता है, खाली बैठे रहते हैं इसलिए चलो
यह वास्तविक परिवेश में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। आप जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ पर रियल वास्तविकता में सब कुछ क्या है, आपको रियल सेटिंग में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ये सबसे बेहतर आंसर है। ये भी हो सकता है कि वहाँ एल्डरली या बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होता है समुदाय में, लेकिन ये ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से हम इस पर जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में सीखने को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध बनाना शामिल है। बताओ, ईवीएस सीखना है हमें, ईवीएस टीचिंग लर्निंग है, तो लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर, इनरिचिंग इट इम्प्लाइज, मतलब इसे समृद्ध बनाना शामिल है। पाठ्यक्रम से परे जाकर, गोइंग बियॉन्ड कुरिकुलम नहीं। एक होता है आपका टेक्स्ट बुक, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर पाठ्य पुस्तकों को वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों चिंताओं से जोड़ना। लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज एंड कंसर्न। होल स्कूल, पूरा स्कूल नहीं होगा, ये हटा दो। कुरिकुलम से बाहर जाकर, ऐसा नहीं होगा। ईवीएस कुरिकुलम में तो आपका समुदाय भी आ जाता है। पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर आप क्या कर सकते हो, ईवीएस को सिखा सकते हो। ये इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कुरिकुलम नहीं बोलेंगे, कुरिकुलम में सब आ जाता है, आपका समुदाय भी आ जाएगा, भोजन भी आ जाएगा, आवास भी आ जाएगा। तो ये कुरिकुलम नहीं समझना है। ठीक है, कुरिकुलम में सब आ जाता है। सिलेबस अलग चीज होती है, सिलेबस किताब में पढ़ाया जाता है और कुरिकुलम किताब से बाहर की चीजें होती हैं। ठीक है, कुरिकुलम क्या होता है, किताब से बाहर की चीजें होती हैं। एक अगली बात क्या कह रहा है हमसे, तीसरे छात्रों को समझाने के लिए राम ने सिखाया कि एक पिता, माता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। देखो, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जिसमें माता, पिता और बच्चे रहते हैं, वो है न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार। ठीक, और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। विस्तारित परिवार का मतलब एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है कि आपके दादा दादी भी रह रहे हैं, नाना नानी भी साथ में रहे। आपका इस बारे में क्या विचार है? तो अगर आप परिवार की परिभाषा गलत है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। परिवार एक ही अवधारणा को इस तरह सिखाया जाना चाहिए। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रामा इज इनसेंसिटिव। डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ये नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट लाइक दिस। द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये इसमें बात हो जाएगी, क्योंकि जिस परिवार में दादा दादी या नाना नानी नहीं रहते हैं वहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है वो क्या होता है, समावेशी नहीं होता है। ये बात क्या है, सबसे ज़्यादा सही है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बताओ, ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां हैं? ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड है, चित्र वाचन, पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, सब है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चारों आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज इंक्लूडेड। 29 नंबर है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा प्रदान कर सकता है। समग्र का मतलब क्या हो गया, होलिस्टिक। जहाँ होलिस्टिक आएगा वहाँ थीम भी आता है, क्योंकि थीम हमारे सिलेबस में है। इंटीग्रेटेड ये भी है, समावेशी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। उपरोक्त सभी जो है समग्र शिक्षा प्रदान कर सकता है, सारा कर सकता है इसमें। ठीक है, तो आज हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, एक सपेरा है और सपेरा क्या है, सांप ये आपके चैप्टर में है,
सपेरा, जो हम क्या बोलते हैं, स्नेक चार्मर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा है स्नेक चार्मर को हम सपेरा बोलते हैं। ईवीएस पाठ पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या करना है इसमें बेटा, पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन है। मतलब पशु पाल लो, मतलब ये भी पशु में ही आते हैं, एनिमल में ही तो आते हैं सांप पालना। कि यह एक गैर कानूनी है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल उन्हें अक्सर नहीं देखते हैं। नहीं, ये बात नहीं होगा। ये कह रहा है जो सपेरा है सांप को लेके सब जगह घुमाता है, तो बच्चे नहीं देखते हैं इसलिए वो घुमाता है, तो ये बात सही थोड़ी है कि वो घुमा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उन्हें उनकी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो सपेरे हैं सांप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जो सपेरे सांप लेके घूम रहे हैं अपनी आजीविका अपना, भाई आप देखो किसी कॉलोनी में जाते हैं सपेरे, सांप दिखाते हैं, कहते हैं लो शंकर भगवान के दर्शन हो गए। शंकर भगवान मान करके और भोले बाबा मान करके 10 20 50 लोग देते हैं, तो उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसका उसमें क्या चलता है, जीवन चलता है। तो कह रहा अगर आप ऐसा करते हो कि उसको आजीविका का साधन कोई और मिल जाए, तो वो सांप को लेके क्यों घूमेगा, बताओ। कोई ऐसा करेगा, जिंदगी खतरे में करेगा। 24 घंटा हो सकता है कहाँ से खुल के आए, रात में उसको डस ले काट ले, तो खतरे के साथ खेलता है वो। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही बात है। हाँ, जहर निकाल देते हैं, वो बात ठीक है आपकी। पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन है, ये बात इसमें जो है सही नहीं है। चलो ठीक है बेटा, तो अब आपकी अगली क्लास होने जा रही है, तब तक के लिए आप थोड़ा सा 2 मिनट वेट करें, ठीक है। तो तब तक के लिए सारे लोगों को धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।